हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डे 1 से जानते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ढंग से पढ़ना है ना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है ना, कुछ रूल्स के साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? सबसे पहली चीज कि आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना, ईमानदारी से पढ़ना है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास में ना एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको पढ़ाया जाए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन आपको करना है। इसके अलावा क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके आंसर्स भी करने हैं। डेली का होमवर्क डेली आपको करना है। इसके साथ साथ वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस रहना है। इसके अलावा जो सिलेबस ट्रेकर सीट है उसको भरना है। जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको सिलेबस ट्रेकर सीट दी जाती है, वो सीट को आपको फिल करना ही करना है। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। इससे क्या होता है, चीजें आपको क्लियर होती हैं कि हाँ, हमने यहां तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। चलिए, अब आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो मैथ्स की तरह आपको पता है कि मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है हमने कंप्लीट कर लिया, और ये पूरा जो सिलेबस है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, उसमें सबसे पहले आपको जो सोशल साइंस का सिलेबस है ना, अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखना है, जैसे कि मैथ्स का सिलेबस में हमने लिखा था। उससे होता है कि आपको पता रहता है कि यार ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, और ये वही टॉपिक्स हैं जो ऑफिशियल सिलेबस में है आपके सैनिक स्कूल के। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये हमारी हिस्ट्री का भी पार्ट है, जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बस उम्मीद यही है कि यार नोटबुक और पेन लेकर के बैठना, चीजों को नोट डाउन करना, किसके कारण क्या चीजें हुई थी, क्यों चीजें फेल हुई थी, जो 1857 का जो विद्रोह था, वो रिवोल्ट फेल क्यों हुआ था, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठो यार। और नोटबुक और पेन ले लिया है ना, तो अपनी सिलेबस को लिखो। जो आपका सिलेबस है सैनिक स्कूल का सोशल साइंस का, उसको आप लिख डालो। और मैथ्स का सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि पता है आपको, मैथ्स का सिलेबस जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है मेरे साथ, वो कमेंट करना। उनको पता है कि 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस। तो बहुत अच्छा, बहुत दिल लगा के हम पढ़ने वाले और सिलेक्शन लेंगे यार। हम टू द पॉइंट्स पढ़ते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते। आप, अगर आपने मैथ्स का पूरा सिलेबस मुझसे कंप्लीट किया है ना, जा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर वो क्वेश्चंस नहीं बने ना तो मुझे बताना, वो सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या पढ़ाओगे क्या पढ़ाओगे। अब हमने शुरू कर दिया है, एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फिर हम रीजनिंग और बाकी चीजें भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो ये सिलेबस आप देख रहे हो सोशल साइंस का, इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, जिसमें कि सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1857 का विद्रोह, ये पूरा सिलेबस आप नोट डाउन कर लो भाई अपनी कॉपी के अंदर। वीडियो की फ्रिक्वेंसी में बढ़ाने वाला हूँ, 1 से 2 भी वीडियोस भी आ सकती हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स पास में है तो फटाफट हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए, मैथ्स में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हाँ, मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। पीपीटी बनाने में मेहनत लगती है, यू नो वेरी वेल। तो ये सारा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर ये सिलेबस नोट डाउन करके रखना है। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सोशल साइंस के अंदर। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, जिसका नाम है 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे टोटल 38 टॉपिक्स हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो ये 15 से 16 दिनों में हम पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट 15 डेज में हम रीजनिंग वगैरह भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर इंग्लिश भी। सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, स्टे विथ मी। रिवीजन आपको करते रहना है। अगर बीच में वीडियोस नहीं आती हैं तो आपको रिवीजन करते रहना है।
ये है कंप्लीट सिलेबस, जिसको भी लिखना है ये पूरे टॉपिक्स लिख लीजिए। ये आपके सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस है। मैथ्स का सिलेबस आपने लिख लिया, ये सोशल स्टडीज का है। आज हम शुरू कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 और इसके आगे हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। देखिए फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम होगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अंदर भी आपको फ्रीडम फाइटर्स के नाम देखने को मिलेंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी हैं। देखिए अगर आपको हिस्ट्री को समझना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि यार हिस्ट्री किस तरीके से डिवाइड की गई है। हमें समझने के लिए हिस्ट्री को समझना है आपको, तो 3 पार्ट्स में समझनी पड़ेगी आपको हिस्ट्री। पहला, एक वो इतिहास जिसको हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल यानी कि जो हमारा बहुत ही पुराना इतिहास है, उसको वैदिक काल कहते हैं। एक होता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। एक होता है एसेंट हिस्ट्री यानी कि हमारा वैदिक काल। दूसरा होता है हमारा एसेंट हिस्ट्री, एसेंट हिस्ट्री हो गया, ओके। फिर हो गया आपका मिडिवल और फिर हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर 1857 का रिवोल्ट ऐसा हो गया था क्या कि लोग बैठे थे और उन्होंने आज सोचा कि यार नहीं, आज के दिन तो हमें तबाही मचानी है, आज हमें विद्रोह करना, ऐसा नहीं होता। कोई भी जब रिवोल्ट होता है ना, वो धीरे 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 एक बड़ा रूप लेता है। आपने देखा होगा जब आंदोलन होते हैं, जब रिवोल्ट होता है, जब विद्रोह होता है, तो वो धीरे 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 चीजें बढ़ती हैं, एक दिन में नहीं होता है। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हो चुके थे, लेकिन वो उस लेवल से फेमस नहीं हो पाए थे। लेकिन जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो कुछ ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो पिछले विद्रोह हुए थे, ये उससे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होना चाहिए। और ये जो रिवोल्ट हुआ था ना, इसको कहा जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आप सोचो 1857 से वो लड़ाई चालू हुई और 1947 में जा करके हमें आज़ादी मिली। यानी कि लड़ाई बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और हमें जो आज़ादी है वो 1947 को मिली, इंडिया आज़ाद हो। हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री जो है वो कितने टाइप्स की है। और ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हो ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम का डायग्राम है। और 1857 से पहले एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत फेमस है, प्लासी का युद्ध। और ये उस समय का जो है वो मैप है, इसमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये प्लान कंप्लीटली है बैटल ऑफ प्लासी, और ये मैप है एक तरीके से, आप समझ सकते हो। अब ये जो हिस्ट्री का पार्ट है, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उससे पहले मिडिवल हिस्ट्री थी जिसमें मुगलों का शासन था। उससे पहले हमारा एसेंट हिस्ट्री थी। अच्छा, हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक से टर्म होती है जिसको हम टाइमलाइन कहते हैं। तो टाइमलाइन के बारे में पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कुछ बेसिक सी चीजें होंगी जिसमें हम कहते हैं बीसी एक वर्ड आता है, बिफोर क्राइस्ट, और एक आता है एडी। इससे हम डेट को मेजर करते हैं हिस्ट्री में। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, एक होता है बीसीई और एक होता है सीई। बीसी एक क्रिश्चियन टर्म है जिसको हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट से लोग कनेक्ट करते हैं कि उनकी बर्थ के पहले, उनके डेथ के बाद, ये सारी चीजें रहती हैं। तो वहां पे बीसी और एडी ये सारे वर्ड यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्होंने 2 और टर्म जिसको सेकुलर टर्म कहा जाता है, यानी कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने रिलीजन को मानते हैं, अपने अपने धर्मों को मानते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि यार जो जीसस क्राइस्ट है उनसे ही क्यों कनेक्ट किया जाए। तो उन्होंने 2 टर्म्स दे दिए, एक बीसीई जिसको बिफोर कॉमन एरा, और एक कॉमन एरा सीई। तो अगर एडी लिखा है इसका मतलब वो सीई है, ठीक है। एडी या सीई दोनों सेम चीजें हैं, बीसी और बीसीई दोनों सेम चीजें। आप देख सकते हो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से पहले और ये उसके बाद का है, तो AD1 AD2 ऐसा आता है। तो ये क्रिश्चियन टर्म है और ये सेकुलर टर्म है। तो हम बेसिकली बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा ये दोनों टर्म्स हिस्ट्री में यूज करेंगे, और जहां जहां जरूरत होगी वहां पे ये भी टर्म्स हम यूज कर लेंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आप टाइमलाइन को समझ पाओगे।
क्लियर है? देखिए, जो इतिहास है वो शुरू होता है वैदिक काल से। वो इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल का मतलब होता है कि हम बात करते हैं युगों की, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सारे युग हैं, यानी कि हिस्ट्री को वहां से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एसेंट हिस्ट्री। तो ये आप देख पा रहे हो, यहां पे लिखा है ना BCE, मैंने आपको बताया ये टर्म यूज किया 5114, यहाँ पे भगवान राम का जन्म है, फिर इस तरीके से कृष्ण का जन्म, फिर कलयुग स्टार्ट हो गया, फिर ये महाभारत की वॉर हुई, उसके बाद ये जो बुद्ध है महावीर हो गया, फिर बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य, फिर अलेक्जेंडर्स। तो ये हिस्ट्री की एक टाइमलाइन है एसेंट हिस्ट्री की। लेकिन हमें एसेंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मैं हिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमें तो पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ हिस्ट्री को, इसको हम कहते हैं वैदिक काल, एसेंट हिस्ट्री। फिर आता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री में क्या होता है, ज्यादातर हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, और इसकी जो टाइमलाइन है आप देख सकते हो 1200 से लेके 1761 AD। एडी टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, आप देख पा रहे हो। टाइमलाइन को समझने के लिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि एडी का क्या मतलब होता है, बीसी का मतलब क्या होता है, सीई का क्या मतलब होता है, बीसीई का क्या मतलब होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कॉमन टर्म्स क्या होते हैं, और जो सेकुलर टर्म है वो भी बता दिया था मैंने, और जो क्रिश्चियंस टर्म है उनको भी बता दिया था। तो ये है, आप देख सकते हो, ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है कि इंडिया इतना बड़ा था। क्लियर है? आपको हिस्ट्री को कनेक्ट करना है ना, तो मैप आपको समझना होगा, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आप समझ पाओगे। हम अपने मेन और बेसिक टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857, और ये हमारा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है 1757 से, यानी कि कुछ लोग इसे बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है। यानी कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में समझा, एक अपनी एसेंट हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री, और एक हो गया एक मिडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। मिडिवल मैंने बता दिया मुगलों के बारे में है ना, अकबर आए, बाबर, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि 1857 का जो वॉर हुई थी, जो रिवोल्ट हुआ था, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपने बेसिक टॉपिक्स पे आते हैं कि यार ये 1857 का जो वॉर हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, एक्चुअल में ये किस चीज के बारे में था। देखिए, मैंने आपको बताया कि एकदम से कोई चीज तो शुरू नहीं हुई थी। तो सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। मैंने आपको मैप भी दिखाया था उस समय का। ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो भारत के जो कई हिस्से थे, आपको पता है कि जो अंग्रेज वो ट्रेड करने के लिए आए थे, तो भारत के जो बहुत सारे हिस्से थे उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, जिसमें कि राजनीतिक, इकोनॉमिक, ये सारा जो अपना कंट्रोल पाने के लिए जब ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तो ये जो है ना उनका स्ट्रक्चर वो हिल गया था। उनको लगा यार लोग तो अब विद्रोह करना चालू कर दिए। जब ये चीज हुई तो इसके कारण क्या हुआ कि जिनके पास में जमीनें थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो अपनी सत्ता, उनके पास में जो संपदाएं थी, जो भूमि थी, उनके हाथ से चली गई। और स्वाभाविक रूप से अगर मान लो भाई आपकी कोई जमीनें छीन लेता है और आपका एक रुतबा है, उस रुतबे पे अगर कोई चोट पहुंचाता है तो आप क्या करोगे, उसके खिलाफ क्या करते हो, विद्रोह करते हो। सेम वही चीजें हुई उस समय पे। तो ये एक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विद्रोह स्टार्ट हुए धीरे धीरे। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, और भी चीजें हुई। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले मुगल आ चुके थे, मुगलों का राज हो चुका था। तो मुगल शासन जो था, उसके अंत में जो मुसलमान थे, उन्होंने उनको साइकोलॉजिकल झटका दिया, मनोवैज्ञानिक झटका दिया, जिनमें कई मुगल्स और जो प्रांतीय मुस्लिम शासक थे उनके संरक्षण में उन्होंने वो बहुत ही आनंद लिया था। इसके अलावा जो कमर्शियल पॉलिसीज थी, जो शिल्पकार थे, जो मूर्तियां बनाते थे लोग, उनको उन्होंने बर्बाद किया। आपको पता है ना, मुगल्स आए थे तो मंदिरों पे हमला किया, वो सारी चीज़ों को एक तरीके से इस्लाम को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, लोग कन्वर्ट हुए, ये सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने
शिल्पकारों को बर्बाद कर दिया कि भैया ये मूर्ति बना रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने की। और फिर उन्होंने जो अब अंग्रेज भी आ गए थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के जो भी कंपनी उनकी आती थी उनके अकॉर्डिंग वो अपना सारी चीजें सेट करते थे। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में नीतियां बनाना स्टार्ट करी धीरे धीरे, और उनको एक स्थायी बंदोबस्त किया कि भाई ये सारी चीजें हैं, और बिल्कुल उनको सरप्राइज करना चालू कर दिया, उन्होंने दबाना चालू कर दिया कि भैया अब हमारी सत्ता रहने वाली है। धीरे 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 अब लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह करना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये विद्रोह शुरू हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम कह रहे हैं, इससे पहले कुछ और भी छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। ये आप मैप देख सकते हो, ये 1795 का मैप है, ये पूरा इस तरीके से था। तो ये अवध का हिस्सा है, ये मराठा है, ये अलग अलग ट्रेजेक्ट्री आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो 1857 से पहले जो इससे पहले हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, और भी बहुत सारे लोग रिवोल्ट कर रहे थे, छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे। एक ये देख सकते हो, ये विद्रोह हुआ जिसको कहा जाता है सन्यासी विद्रोह, यानी कि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप सोच रहे हो ये उस समय से लड़ाइयां चल रही हैं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये बहुत तेजी से इसका जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो 1857 में हुआ। ये सन्यासी विद्रोह कहा जाता है इनको। इसके बाद फिर बंगाल में भी विद्रोह हुआ, बंगाल राइट्स। इसमें क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के अंदर देखोगे कि जो वहां पे काश्तकार थे उन्होंने जिसको रिवोल्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल रिवोल्ट कहा जाता है, ये भी हुआ था। और ये फर्स्ट मेजर रिवोल्ट हुआ था बंगाल के अंदर, जिसको सन्यासी और फकीरों ने इसको लीड किया था। और इन्होंने जो इंडिया का जो ईस्टर्न इंडिया है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, उसमें वहाँ पे इन लोगों ने स्प्रेड किया था चीज़ों को। और जो भी उनकी जो फार्मिंग की आर्मी थी, जो लोग किसान थे, उन्होंने विद्रोह किया था, सन्यासियों फकीरों के द्वारा इसको लीड किया गया था। तो ये हुआ था बंगाल में, ये सबसे पहला बड़ा विद्रोह था, जिसमें कि जो कि सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में हुआ था, जो पूर्वी भारत में फैल गया। और ज्यादातर विद्रोही किसान थे जिन्होंने अपनी सेनाएं बनाई, मतलब लड़ाइयां हर वर्ग के लोग लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी चीजें जो हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी उस समय पे। तो ये रिवोल्ट तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर इस तरीके से ट्राइबल रिवोल्ट भी इंक्लूड है इसके अंदर, मतलब कि जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसमें जो भील हैं, उन्होंने जो कोल्स हैं बंगाल्स में, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उससे पहले। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा में भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कि गोंड्स और खोंड्स, उड़ीसा में इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनको ट्राइबल्स कहा जाता है आज के समय में। इन्होंने भी हमारी आज़ादी में सहयोग किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोलीज ने लड़ाई लड़ी, इसके अलावा राजस्थान में मेर्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो बहुत सारे लोग थे जो लड़ाइयों में शामिल थे। इसके अलावा एक और हुआ जिसको कहा जाता है पॉलीगर रिवेलियन। अब ये देख पा रहे हो, ये जो हुआ था, ये जो इसको कहा जाता है एंटी ब्रिटिश रिवेलियन, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि जो भारत में जमींदार थे, जिनको पॉलीगर्स भी कहा जाता है, 1795 से लेकर के 1805 तक दक्षिण भारत में देखिए, एक ईस्टर्न में लड़ाई चल रही थी, वेस्ट में भी, बंगाल में भी चल रही थी, ईस्ट वेस्ट साउथ में भी लड़ाइयां चल रही थी। मतलब भारत के हर कोने में लड़ाई हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग सड़कों पे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी तरीके से और एक विद्रोह हुआ जिसको सेपोई मोनिटीज कहा जाता है। अब ये क्या हुआ, अब ये जो उसी रिवोल्ट के अंदर एक और रिवोल्ट आता है जिसको कहा जाता है वेल्लोर, बैरकपुर, 1824, ये भी शामिल थे इसमें। अब क्या हुआ कि जो सिपाही थे, जो अंग्रेज, अच्छा अपने ही लोग के जो से वहां पे
पुलिस में, सिपाहियों में नौकरी करते थे, वही लोग दबा रहे थे इस विद्रोह को, ऐसा नहीं था। अब यहां पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ही क्रूरता पूर्वक उस रिवोल्ट को दबा दिया था। अब जब सरप्रेस किया गया तो लोगों का विद्रोह और बढ़ा। ठीक है, तो ये तो उससे पहले से चीजें स्टार्ट हुई। इसी तरीके से वहाबी मूवमेंट हुआ। अब ये देखिए, ये जो मूवमेंट हुआ था ये सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई और ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक, कह सकते हो कि पवित्र युद्ध का आह्वान किया इन्होंने, और जिनकी गतिविधियां 1830 से लेकर के 1857 के बाद तक जारी रही। और समझ रहे हो, हर धर्म के लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। कुछ मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, हर सिख ईसाई, हर तरीके के लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले। देखिए, ये जो रिवोल्ट हुआ था वो उससे पहले कुछ लोकलाइज रिवोल्ट भी हुए थे, लोकल लेवल पे भी, जहाँ पे थे लोकल अधिकांश विद्रोह स्थानीय थे। उनको दबाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिर भी भारत में जो ब्रिटिश शासन था उस पर कोई खतरा नहीं हुआ। कोई खतरा नहीं हुआ। क्यों खतरा नहीं हुआ? क्योंकि इसी भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुखबिरी का काम करते थे, जो सूचनाएं पहुंचाते थे। हर तरीके के लोग थे और आज भी रहते हैं, आपको पता है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का अगर हम देखें तो ये जो था, ये स्टार्टिंग का रिवोल्ट था, वो अंग्रेजों को डराने में सफल नहीं हो पाया था। ये जो विद्रोह था वो अंग्रेजों को दबाने में सफल नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये विद्रोह हुआ तो जो ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था नहीं, हर जगह पे हो रहा था, कहीं ईस्ट में कहीं वेस्ट में, अलग अलग जगहों पे, कभी सन्यासियों के द्वारा, कभी फकीरों के द्वारा, कभी मौलवियों के द्वारा, हर तरीके के लोगों के द्वारा विद्रोह हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइज नहीं था कि भैया और कि हिंदू मुस्लिम सब एक होके लड़े लड़ाइयाँ, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं था। तो ये क्या हुआ, पहली बार जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो कंपनियां थी, उनको ये एहसास हो चुका था कि उनकी एक, जो भारत की आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा है वो उनको स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए लोग विद्रोह कर रहे थे। उनको एहसास तो इस बात का हो गया था। ठीक है, जब ये चीजें हुई तो क्या हुआ कि कहते हैं ना कि ये जो विद्रोह था ना, उनके जो कैरेक्टर्स था और उनके जो नीतियां जो उन्होंने बनाई थी, ये उनके खिलाफ था। और जो वो विस्तारवादी नीति के थे ब्रिटिशर्स, वो अपना फैलाना चाहते थे चीज़ों को, और काफ़ी सालों तक यार आर्थिक शोषण किया, प्रशासनिक जो चीज़ें थी उसमें प्रतिकूल प्रभाव डाला इन्होंने। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इसके क्या कारण थे, लोग पूछते हैं सर। ये फेल हुआ, ये आउटब्रेक हुआ तो किस कारण से फेल हुआ? देखिए, हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती है अगर हमारे ही लोग धोखा नहीं देते। कहते हैं ना, हम बहुत पहले आज़ाद हो जाते हैं। इसके कारण थे कुछ पॉलिटिकल कॉज, जो टॉप पे बैठे लोग थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा राजनीतिक कारण थे, सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज थे। सामाजिक और आर्थिक कारण के क्या होता, सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं थी लोगों में, भेदभाव चलता था, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें थी। ये फेल होने का भी एक प्रमुख कारण था कि अरे यार इनकी लड़ाई है, क्या हम जाएं, गरीब लोग लड़ रहे हैं, इनमें कौन जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ थी जिसके कारण फेल हुआ। अच्छा, कुछ रिलीजियस रीजन भी थे, धार्मिक कारण भी थे। भैया हिंदू मुसलमान रिलीजियन, भैया ये लड़ रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, तो यूनिटी नहीं थी। सबसे बड़ा ये रीजन था जिसके कारण ये आउटब्रेक हुआ था। इसके अलावा मिलिट्री कॉजेज थे, सैन्य कारण, कि जो मिलिट्रीज थी वो अपनी आर्मी, अपनी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। और कुछ इमीडिएट तत्कालिक कारण भी थे जिसके कारण लोगों में आपसी तनाव भी था, जिसके कारण ये जो रिवोल्ट हुआ वो आउटब्रेक हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो फेल क्यों हुआ था? तो इन कारणों से हुआ था, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल और इकोनॉमिक्स कॉजेस, रिलीजियस कॉज और मिलिट्री कॉजेस, और इमीडिएट कारण भी थे। ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये फेल हुआ था। क्या इस पे एक्शन लिया गया? इस पे क्या एक्शन हुआ? जब ये चीजें हुई तो भैया वो सतर्क हो गए,
तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो किस तरीके से ये चीजें हुआ क्या कि ये जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो 10 मई 1857 को मेरठ में जो घुड़सवारी पे बैठे जो सिपाही थे, जो सेना थे, उन्होंने धावा बोल दिया और जो बैरकपुर की छावनी थी वहाँ पे डायरेक्ट विद्रोह कर दिया। जो हमारे साथी जेल में बंद थे उनको विद्रोह करके छुड़ा लिया गया था। इसके साथ साथ तुरंत ही जो 11वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के लोग साथ में शामिल हो गए और कुछ अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी और फिर उन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया। तो ये कुछ एक्शंस लिए गए। इसके साथ में क्या हुआ कि कुछ सिपाही थे जो 10 मई के बाद 11 मई को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने क्या किया, जो बहादुर शाह जफर थे उनको बोला कि अब आपको यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया, सम्राट घोषित कर दिया गया और दिल्ली जो था वो एक केंद्र बन गया और बहादुर शाह जो जफर थे वो इस रिवोल्ट के प्रतीक बन गए। अब हुआ क्या कि जब विद्रोह तेजी से फैला तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, बिहार, फैजाबाद और उत्तर भारत की कई स्थानों पर विद्रोह हुआ। आपको पता है इसमें सबसे बड़ा नाम मंगल पांडे का भी आता है। और अलग अलग जगहों पे जब तेजी से ये सारी चीजें क्विकली फैली, जो अंग्रेज थे वो हैरान हो गए। राइट, तो हम बात करते हैं यार मेन सेंटर्स क्या थे। ये उत्तर भारत का जो सेंटर था यही वो मेन सेंटर्स थे, लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें कि ये सेंटर्स थे प्रमुख। इंडिया में आप देख पा रहे हो उत्तर भारत में ये जो एरिया आप देख रहे हो उत्तर भारत का, यहाँ पे दिल्ली से लेकर के ये पूरा जो सेंटर है, यहाँ पे ये रिवोल्ट बहुत तेजी से फैला। अब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक टेबल है जिससे कि आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा और एक बहुत ही एक यूनिफाइड वे में आपको सारी चीजें मैं बता देता हूँ। दिल्ली में जो लीडर्स जिनको घोषित किया गया वो बहादुर शाह द्वितीय और जो ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इस रिवोल्ट को सरप्रेस्ड किया, दबाया, जॉन निकोलस। ठीक है, इसी तरीके से लखनऊ, बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, कानपुर, नाना साहेब, सर कॉलिन कैम्पबेल। ओके, झांसी ग्वालियर में लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और यहाँ पे जनरल ह्यूज रोज। ये वो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिन्होंने सरप्राइज किया, इसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। इसी तरीके से बरेली में खान बहादुर खां और सर कॉलिन कैम्पबेल। इसी तरीके से बिहार में कुंवर सिंह, विलियम टेलर के द्वारा इसको दबाया गया। तो ये जगह हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किन किन मेन सेंटर्स पे हुआ था, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, ओके, ताकि आपको सारी बातें समझ में आएगी। बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले यार, बहुत मजा आने वाला है। हिस्ट्री जो पढ़ता है ना, बोरिंग नहीं है हमारी हिस्ट्री, आपको स्टोरीज के माध्यम से चीजों को समझना है। ओके, हम बात करते हैं कि जब सप्रेशन उसको दबाया गया तो सबसे पहले तो लॉर्ड कनिंग के द्वारा इमीडिएट एक्शन लिया गया। उसने क्या किया भाई, उसने तुरंत कार्रवाई कर दी, सारे फोर्सेस को उसने बुलाया। अब फोर्सेस अलग अलग थी, मद्रास से, बॉम्बे से, श्रीलंका, बर्मा, जहां भी सेनाएं उसने बुलाई कि भैया ये लोग है ना हमें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, तो क्या करो, फोर्स बुलाओ। हम देखते होगे नहीं, आज भी कुछ कंट्रीज उसमें नाटो में शामिल होना चाहती हैं। उनको पता है कि एक पे हमला हुआ तो वो सब पे हमला करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने मद्रास, बॉम्बे, श्रीलंका, बर्मा अलग अलग से सेनाएं एकत्रित करी और जहां जहां विद्रोह हुए थे वहां सरपेश करने का काम किया। इवन की चाइना में जो ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां गई थी उनको भी उन्होंने वापस बुलाई, वापस कलकत्ता बुला लिया
और विद्रोह तो हो रहा था हर जगह पे, तो इन्होंने इसको सरप्रेस करने का काम किया। दूसरा, इन्होंने क्या किया, अब देख लिया कि यार लोग तो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, लोकल लेवल पे भी चीज़ें चल रही हैं, तो इन्होंने क्या किया, री इन्फोर्समेंट करना चालू किया, चीज़ों को बहुत ही वेल सेटल करना चालू किया कि भैया आगे से अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। तो जो सबसे वफादार आर्मी कही जाती है ब्रिटिश सेना में, जिसको हम कहते हैं सिख आर्मी, जिसको उसने तुरंत दिल्ली की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया गया उन्हें। और जब इन्होंने क्या किया कि तुरंत अपनी जो जहां भी उन्होंने अपनी सत्ता खोई थी, इन सब चीजों को करने के बाद अपनी सत्ता वापस पा ली थी उन्होंने, जो भी चीजें खोई थी उनको वापस पा ली थी। अब रिकैप्चर कर लिया था उन्होंने दिल्ली को। तो 20 सितंबर 1857 को जनरल जॉन निकोलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह द्वितीय को डिपोर्ट कर दिया था वहां से रंगून के लिए, और वो फिर 1862 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। वहां से निर्वासित कर दिया था बहादुर शाह को और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में हमें समझना होगा। फिर इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस करना स्टार्ट करा, कानपुर में रिकवरी करी, जहाँ पे कि पुनः वहाँ पे लखनऊ से जो चीज़ें जुड़ी हुई थी वापस से उसको रिकवरी कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। सर कॉलिन कैम्पबेल ऑक्यूपाइड कानपुर पे कब्जा कर लिया उन्होंने भैया। फिर नाना साहब को डिफीट कर दिया गया था और फिर कानपुर में वो पराजित हो गए थे नाना साहब, फिर वो नेपाल चले गए थे। और फिर तात्या टोपे जिनका एसेसिनेशन कर दिया गया था, और नाना साहब के जो सबसे निकट सहयोगी थे तात्या टोपे, आपको पता है 2 वर्षों तक उन्होंने पूरा मध्य भारत हो गया, राजपूताना ब्रिटिश सैनिकों से लोहा लिया, 2 सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी और फिर अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और उनका एसेसिनेशन, फांसी दे दी गई उनको, आपको भी पता है। और ये महारानी लक्ष्मीबाई की जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी सारी चीज़ें। आप चले जाओ यहाँ पे इंडिया में झांसी के किले में, सारी चीज़ें आपको समझ आएगी, सारे आपको हिस्ट्री में वो प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। तो 1857 की कहानी है जिसमें कि कुछ मौतें हुई हैं, उनको हम समझते हैं, जिसमें कि झांसी की रानी, इसके अलावा कुंवर सिंह, खान बहादुर, ये इस रिवोल्ट में मारे गए थे, है ना। इसके अलावा जो बेगम ऑफ अवध जिनको कहा गया था, जो कि नेपाल में जाकर के उनको छुप गए थे, जैसे कि मैंने बताया, अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा विद्रोह का समापन हो गया वो, और फिर वो अल्टीमेटली इस चीज़ को दबा दिया गया। क्यों? हम ऑर्गेनाइज नहीं थे, इसलिए कहा जाता है संगठित रहो, सुनियोजित रहो, तभी। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो क्या होगा? लोग आज भी सरप्राइज करते हैं लोगों को। 1859 के अंत में भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरीके से पुनः स्थापित हो गई थी। जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था लगभग 2-1 साल चला, फिर उसके बाद वापस से पुराने जैसी स्थिति हो गई थी। अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, धीरे धीरे चीज़ें चलती रहीं। अब इसके नेचर के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था। तो जब ये चीज़ें हुई तो इसको कहा गया कि ये हमारी इंडिपेंडेंस का, हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि इसमें है ना बहुत ही बड़े लेवल पे भागीदारी हुई थी। इससे पहले इस लेवल की नहीं हुई थी कि भैया ईस्ट में भी चल रहा, वेस्ट में भी चल रहा, बंगाल में भी चल रहा, दिल्ली में भी चल रहा, लखनऊ में भी चल रहा, एकदम बिल्कुल कुटाई चालू है अंग्रेजों की। तो इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें है ना एक ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, हर लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ इस वजह से। और इसमें क्या हुआ ना, कॉमन लोग जो थे बड़ी मात्रा में शामिल हुए इस लड़ाई के अंदर। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों की संख्या के बराबर ही बड़ी संख्या में जो ब्रिटिश सैनिक थे ना, उसके बराबरी में एक बड़ी संख्या में लोगों ने, आम लोगों ने भी, जिनका नाम आप शायद जानते भी नहीं होंगे, वो आम लोगों ने भी उस लड़ाई में अपनी जानी दी। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखोगे
यूनिटी अमंग्स इंडियन रूलर्स। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि क्या हुआ था कि इंडिया में रूलर्स थे अलग अलग, साउथ में अलग चल रहे हैं, ईस्ट में अलग चल रहे हैं, कहीं राजपूताना शासन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा था, तो अलग अलग उसमें संभागों में लोग बटे हुए थे। तो पहली बार हुआ था कि यूनाइट होने की कोशिश की लोगों ने, जो कि उनके लिए पहली बार एक कठोर विदेशी शक्तियों को एकजुट किया उन्होंने। फिर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, पता है इसके इम्पोर्टेंस के बावजूद जो इसके जब ये चीज़ें हुई ना, पता अंग्रेज क्या बोल रहे थे कि ये तो सिपाहियों का विद्रोह था, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि आम इंसान, आम पब्लिक जो है उनके खिलाफ है। और ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी। इससे पहले से लड़ाई होते होते 1857 में एक बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला यहाँ पे, कह सकते हो आप। इस ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज था, एक संगठित आंदोलन था, इसलिए इसको फर्स्ट वॉर भी कहा जाता है। और ये राष्ट्रीय लेवल पे था, नेशनल लेवल पे था, और ये प्रतिनिधित्व भी करता है। डिजायर था लोगों के अंदर में कि भैया हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस डिजायर के साथ लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस किसी भी रूप में लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी, बाय हुक एंड बाय क्रुक, ये चीज़ थी यहाँ पे। तो ये नेचर था, ऑर्गेनाइज मूवमेंट था, डिजायर था लोगों के अंदर, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, जैसे ही मैंने बताया कि ये तो फेल हो गया। जब कोई भी चीज़ फेल होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो जब ये रिवोल्ट हुआ तो इसके पीछे भी कारण था कि ये फेल क्यों हुआ। तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण कि भैया आपके अंदर ना डिसिप्लिन है, ना आप ऑर्गेनाइज्ड हो। कि भैया जब कोई भी वॉर होती है ना, तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है कि यार प्रॉपर मात्रा में जो है लड़ने के लिए हथियार कहाँ से आएंगे, किस तरीके से लड़ाई होगी, कहाँ कहाँ, पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। वो डिसिप्लिन की कमी थी जिसकी वजह से फेल हुआ। इसके अलावा तकनीक, हथियारों का अभाव था, मिलिट्री टैक्टिस नहीं थी लोगों को लड़ने के पास में। देखिए भारतीय जो सैनिक थे ना, आम इंसान भैया, वो पहले के लोग खाते थे, पीते थे, बढ़िया बॉडी बनाते थे, पहलवानी करते थे, बढ़िया हट्टे कट्टे पोस्ट एकदम, लेकिन उनके पास में रणनीति नहीं थी। ताकत तो थी, कहते हैं ना कि सबसे चालाक जानवर शेर नहीं है जंगल का, लोमड़ी सबसे चालाक, लेकिन शेर फिर भी राजा है, पता है। इसी तरीके से ना, केवल एक हट्टा कट्टा होना ही नहीं है कि आप जीत जाओगे, आपके पास में टैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास में दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो उनके पास रणनीति नहीं थी, जिसके कारण वो दिल्ली पर कब्जा करने में सफल तो हुए, लेकिन कब्जा तो उन्होंने कर लिया था, 2 साल तक लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वो अपने पास रख नहीं पाए। दिक्कत ये थी भाई। इसके बाद क्या हुआ कि इन इफेक्टिव रिबेल, मतलब जो लोग लड़ भी रहे थे ना, जो आंदोलनकारी थे, वो इनइफेक्टिवली था। क्यों? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब जैसे विद्रोही नेता शासी थे, लेकिन ब्रिटिश जो जर्नल थे उनकी तुलना में ये लोग रणनीतिकार नहीं थे। मतलब उनको रणनीति बनाने नहीं आती थी भाई, कि कैसे मारना है, कहाँ पे चीजें करनी है, कैसे करनी है। ये चाहिए साहस तो था इनके अंदर कि भाई ये चीज करनी है मुझे, लेकिन रणनीति नहीं थी प्रॉपर। तो कहते हैं ना कि केवल हिम्मत होने से कुछ नहीं होता, आपको रिस्क जब आप ले रहे हो तो रिस्क कैलकुलेटिव, जो कैलकुलेशन थी उनके पास में, रणनीति जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी उनके पास में। इसके अलावा लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्कोप था इनके पास में, जो कि यह संघर्ष उतना व्यापक नहीं था। इसका प्रभाव मुख्य रूप से केवल उत्तर भारत में पड़ा, ठीक है, जबकि बंगाल, बंबई, मद्रास, पश्चिम पंजाब, राजपूताना जैसे क्षेत्रों में उतनी भागीदारी नहीं थी। मैंने बताया ना कि अगर उसी टाइम पे उस लेवल से भागीदारी होती तो डेफिनेटली हम बहुत पहले आजाद हो जाते। उत्तर भारत में, उत्तर भारत की बहुत सारी जगहों पे जाओगे आपको चीजें देखने को मिलेगी। एक यूपी में आप चले जाओ, गाजीपुर, आप बलिया चले जाओ, वहां पे आज भी वो जगहें हैं जहां पे विद्रोह पहले हुआ था। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि बहुत पहले ही आजाद हो गए थे। आपको पता होगी ये बात, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन वो अपने पास में रख नहीं पाए। कारण
ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर उनके पास टैक्टिस नहीं थी, बस उनको लड़ाइयाँ करने आती थी, वो उनको बागी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको बागी कहा जाता है। बागी बलियाँ सुना होगा आपने, वहाँ के लोग बिल्कुल बागी होते हैं भाई, और ये हिस्ट्री है उसके पीछे की अपनी अलग। तो ये है मंगल पांडे के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसे ये फेलियर रहा, सेंट्रल लीडरशिप नहीं था। सेंट्रल लीडरशिप मतलब कि भैया वहाँ पे लोकल लेवल पे तो थे लीडर्स, सेंट्रल लेवल पे नहीं थे कि ताकि उनको रणनीति बता सके कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जो सर्वमान्य नेता के अभाव के कारण कि भैया कोई एक फेस होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। जैसे आज पॉलिटिक्स में मोदी जी एक चेहरा है सेंटर में, इंडिया का चेहरा है, वो इंडिया के फेस है। इसी तरीके से सेंटर में कोई चेहरा नहीं था जो कि एक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में, जो कि कह सकते हैं ना कि एकजुटता का अभाव रहा। तो इस कारण से ये चीज़ें फेल हुई। एजुकेटेड इंडियंस ने सपोर्ट नहीं किया। जो लोग सो कॉल्ड टॉप पोजीशंस पे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो उन्हीं का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, मुगलों का साथ दिया उन्होंने। तो देखो गद्दारों की तो कमी नहीं, गद्दार तो हर समय में रहे हैं, चाहे वो आप एसेंट हिस्ट्री ले लो, मिडिवल ले लो और मॉडर्न ले लो और आज का टाइम भी ले लो, तो वो तो मिलेंगे आपको, उनके साथ ही सोसाइटी में चलना है। तो इसमें क्या हुआ कि समरूपता का अभाव था भाई। जो लोग एजुकेटेड थे, जो लोग को मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो तो भाई दिक्कत नहीं भाई, वो ऑलरेडी टॉप पोजीशंस पे हैं। ब्रिटिश लॉयलिटी अमंग अदर्स फोर्सेस, अच्छा जो दूसरी फोर्सेस थी जैसे अपनी सिख आर्मी हो गई, अफगान, गोरखा, ये एक्टिवली है ना सरप्रेस करने में उनकी मदद कर रहे थे। सिखों, अंग्रेजों ने सिखों, अफगानों, गोरखा रेजिमेंट्स की वफादारी हासिल कर ली थी इन लोगों, तथा गोरखाओं के विद्रोह को दबाने में सक्रिय रूप से सहायता की। गोरखा जो थे उन्होंने भी विद्रोह को दबाने में मदद की। बाद में इन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आगे चल करके हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे चीज़ें आपको समझ आएंगी। ब्रिटिश का एडवांटेज था भाई, उनके पास में भाई वेपन्स थे, हथियार थे अलग अलग, और वेल ऑर्गेनाइज थी, उनके पास सुव्यवस्थित चीज़ें थी, इसी वजह से चीज़ें फेल हुई। देखिए इसी तरीके से हमारे पता हमारी लाइफ में भी होता है, जब आप कोई तरीके से बिना प्लान के कोई तैयारी करोगे, बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रक्चर वाइज कोई चीज़ें अगर नहीं करोगे ना, तो आप फेल हो जाओगे यार। चाहे वो कोई भी है ना, एक किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेना, वो भी एक वॉर की तरह, लड़ाई की तरह, प्रॉपर टैक्टिक्स के साथ जाना पड़ेगा। केवल पढ़ते रहने से नहीं हो जाएगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी आज के समय में। ये इस जब ये चीज़ें हुई, सरप्राइज हो गया, हमने देखा कि क्या कारण थे, किस वजह से फेल हुआ, ये सारी बातें तो हमें समझ आ रही हैं। तो हम बात करते हैं यार क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं रिवोल्ट ऑफ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ भाई। ये टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का ये टर्निंग पॉइंट था। अब यहां से पावर ट्रांसफर की बातें चलने लगी कि भैया अब तो आम इंसान भी विद्रोह कर रहा है, तो पावर ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें बात चलने लगी, अब वायसराय का टाइटल दिया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा, भैया आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये सारी चीज़ें चलने लगी। अब रीऑर्गेनाइजेशन होने लगा एडमिनिस्ट्रेशंस का। इसके अलावा इंडियन आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया जाने लगा, पॉलिसीज में चेंजेस आने लगे। अब क्या हुआ, अच्छा उसी के आसपास में फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम भी चल रहा था, हिंदू मुसलमान, तो रिलीजियस फ्रीडम भी चाहिए था, क्योंकि क्या हो रहा था उस समय पे भी लोग ना, एक्चुअल में हुआ क्या कि उस समय पे भी हम क्या होता था कि जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, छुआछूत, ये सारी चीजें चल रही थी साथ साथ में, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों को कनेक्ट कर पाना, ऑर्गेनाइज कर पाना। ये इसका मेन कारण ये भी था उस समय पे। तो रिलीजियस फ्रीडम भी चाहिए थी। इसके अलावा एडॉप्शन, इसके अलावा नेशनलिज्म, ये चीज़ें चेंजेस हुई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलना स्टार्ट हुई अंग्रेजों के आने के बाद। कुछ लोग इनको क्रेडिट देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने सही भी करी,
जैसे कि लोग पहले एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बहुत सारे नियम कानून थे, फालतू की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी और ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अंग्रेजों ने ये सारी चीज़ों में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिसी में बदलाव करना स्टार्ट किया, सही चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया, नेशनलिज्म का भाव जागा लोगों के अंदर, यूनिटी आई जो इंडियंस थे उनके अंदर, एक मॉडर्न और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से, और फिर जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है यहाँ से शुरू हो गया था। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ये बहुत ही मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे अपने हिस्ट्री में, अपने इतिहास में। अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हुई, तो मैंने बताया ना कि जब ये चीज़ें हुई तो वायसराय का टाइटल दिए जाने लगा, और उसी टाइम पे जो रानी विक्टोरिया है जिनका प्रोक्लेमेशन था, ये देखो 1857 भी बहुत चालाक थे भाई, बहुत चालाक थे ये लोग। 1857 में विद्रोह हुआ, वायसराय बनाया, और उनकी कुछ प्रोक्लेमेशन है रानी विक्टोरिया के कि उन्होंने डेट और तिथि को सिग्निफिकेंस महत्व दिया। उन्होंने क्या किया, 1 नवंबर 1858 को नए ब्रिटिश शासन की वो उन्होंने चिन्हित कर दिया, इनको बना दिया भैया लो। ये वही बात हुई, पता है क्या, ये पार्टी काम नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी, ये पार्टी को देख लिया हमने 5 साल, फिर दूसरी पार्टी। भाई एक्चुअल में वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, ये होता है पढ़ने लिखने का मतलब। आप अपने अधिकारों को जानो, आप चीज़ों को जानो, केवल चीज़ें चेंज करने से कुछ नहीं होगा भाई, रूट लेवल पे भी तो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। सेम वही चीज़ें थी, ये प्रोक्लेमेशन है। इन्होंने भारतीय जो राजकुमार थे, प्रिंसेस थे, उनसे लोगों से वादे किए कि भैया अब आपको ये होगा वो होगा, जैसे हमारे नेता लोग वादे करते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स ने भी वादे किए हैं भैया, ये सब वही उनको गोली देना आता था, उन्होंने गोली दी वो, और कि आपका क्षेत्रवाद में अब विस्तार नहीं होगा, अब आपकी जो टेरिटरी है, आपके जो राजकुमार है वो इस पे शासन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अधिकार, सम्मान, प्रतिष्ठा का सम्मान करने की मंशा व्यक्त की। ये डिक्लेयर हुआ कि जो लोग हैं वो मोरल प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, जिसमें कि लोगों को भौतिक नैतिक प्रगति में सहायता करने की इच्छा व्यक्त की इन लोगों ने। लेकिन ये जितने भी प्रोक्लेमेशन थे ना, वो ज़्यादा चीज़ें सही नहीं हो पाई। अब क्या हुआ, जो लोग शिक्षित थे भारत में, उनको भागीदारी करने का मौका मिला, अलग अलग जो नीतियां बनाने में, अलग अलग पोस्टों पे, अलग अलग जगहों पे जो लोग पढ़े लिखे थे उन्हीं को। और आपको भी पता होना चाहिए कि आज से अगर आप पूछोगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत पहले कम थे, शिक्षित भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। जनरल पार्डन, एक क्षमा भी मांगी गई, और जो भी अंग्रेजों की जिन लोगों ने हत्या करी थी, उनकी दोषियों को छोड़ करके बाकी लोगों को माफ कर दिया गया, क्षमा दान दिया गया। तो लोग लगे अरे यार ये बहुत अच्छे हैं अंग्रेज। टाइटल चेंज कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया, लॉर्ड कैनिंग एज द वायसराय ऑफ इंडिया हो गए। नाम चेंज करने से नीयत थोड़ी चेंज हो जाती है, नाम चेंज करने से नीयत थोड़ी चेंज हो जाती है भाई। तो ये चीजें रही। तो इस तरीके से कुछ हमारी चीजें थी, जैसा रियलिटी बताओ इसका क्या हुआ, इसमें पता है घोषणा पत्र में जो भी चीजें थी है ना, सारे खोखले वादे थे। जैसे नेता हमारे वादे करते हैं ना, वैसे ये वादे भी क्या थे, खोखले साबित हुए। और इस तरीके से 1857 की सारी जो हिस्ट्री है हमने पढ़ी कि कैसा क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्यों फेल हुआ, कौन से मेजर आउटब्रेक्स थे, किन किन सिटीज़ में हुआ, वो एक पूरा जो स्ट्रक्चर्स था मैंने आपके सामने डिस्कस किया। राइट, जो विदेशी सरकारें थी और जो भारतीय जनता थी, उनके जो मूलभूत जो अंतर है ना, उसको पाटा नहीं जा सका। आज भी देखोगे ना कि अमीरी और जो गरीबी है उसका फासला आज भी बहुत है।
जिनके पास पैसा, उनके पास बहुत पैसा है। तो कहीं ना कहीं ये जो खोखले वादे हैं ना, जिसके कारण लोगों में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, सोसाइटी में बदलाव नहीं आ पा रहे। चलिए, आपने पढ़ी रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन में भी पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। 10-20 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये हिस्ट्री का पार्ट। क्वेश्चन ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर्स आपको देना है। किस नाम से जाना जाता है भाई? सेपोय, इंडियन रिवोल्यूशन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या ग्रेट इंडियन वॉर। मैंने आपको बताया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से इसे जाना जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन और भी हम देखते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि बैटल ऑफ प्लासी जो है, मैंने आपको बताया डेट आपको पता होनी चाहिए भाई, मैप भी मैंने आपको दिखाया। प्लासी का युद्ध ये हुआ था, कब हुआ था? सिंपल सी बात है, 1857 से पहले भी हुआ था युद्ध। तो कब हुआ था ये? 1757 में हुआ था, लगभग 100 साल पहले। समझ रहे हो? 1857 से 100 साल पहले हुआ था वो, 1757 में। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि कौन सी पॉलिसी मुख्य कारण थी 1857 के रिवोल्ट की? डॉक्ट्रिन का लैप्स होना, डिवाइड एंड रूल, पार्लियामेंट सेटलमेंट, सब्सिडरी अलायंस। इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी ना, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण ये चीजें हुई थी। ये प्रमुख कारण थी। ये नीति पॉलिसीज के कारण लोगों ने विद्रोह किया। इसके अलावा विद्रोह के दौरान जो भारत का सम्राट है, किसे घोषित किया गया था? आपको ही पता है, बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर दिया गया था। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि इमीडिएट क्या कारण थे? मैंने तत्कालिक कारण बताया कि क्या थे? ग्रीस्ड कार्टराइज्ड, यूज ऑफ ग्रीस कार्टराइज का यूज किया था, इस वजह से ये तत्कालिक कारण थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था, और हाई टैक्स, ये सारी चीजें तो चली रही थी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र था, सेंटर कौन था? विद्रोह का सेंटर कौन था? सेंटर तो दिल्ली था, तभी तो उन्होंने दिल्ली कूच किया था। इसी तरीके से हम बात करते हैं कानपुर का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, किसने उसको लीड किया? तो कानपुर का आप बताओ किसने लीड किया? वो लीड किया था नाना साहेब ने लीड किया था। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि झांसी का रिवोल्ट, आपको पता है यार, लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, ये कानपुर में जो हुआ था, कानपुर में बोल रहा हूँ, झांसी के लीडर, ये कानपुर नहीं है, झांसी है, रिवोल्ट ऑफ झांसी, ठीक है। और महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र का जो नाम था उसका क्या था? प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 का ये प्रोक्लेमेशन था। कौन सी पॉलिसी के कारण अवध पर कब्जा, किस नीति के कारण हुआ था? वो था सब्सिडरी अलायंस के कारण। विद्रोह पहले कौन सा हुआ? कौन सा विद्रोह हुआ था? वेल्लोर इम्यूनिटी हुई थी, फकीर रिलीजन भी हुआ था, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन इसमें से वेल्लोर इम्यूनिटी विद्रोह। अच्छा, जो टेबल मैंने आपको दी थी, उस टेबल में मैंने बताया था कि जो झांसी में जो रिवोल्ट हुआ था उसको दबाने वाला जो जर्नल था वो कौन था? तो जर्नल ऑफ ह्यूज रोज, ये था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन से जो लीडर थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी? लखनऊ के किस नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का नेतृत्व यार कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना, कुछ क्वेश्चंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि हाँ आपने किस लेवल से चीजों को देखा, सुना, समझा है। चलिए, विच इज अ नॉट रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ 18, को इसमें से कौन सा ऐसा रीजन था जो कि कारण नहीं था? तो आप कह सकते हो कि ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी कुछ था ही नहीं, विद्रोह का कारण ये नहीं था। फ्री ट्रेड पॉलिसीज
फ्री ट्रेड होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये पॉलिसी कुछ थी नहीं, ये सारी चीज़ें वो तो पॉलिसीज़ में परिवर्तन कर रहे थे, ज़मीनें छीनी जा रही थी लोगों की, तो ये सारी चीज़ें थी। विच रिलीजियस ग्रुप कंटिन्यू देयर एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ 1830 टिल आफ्टर द 1857। अच्छा, कौन से लोग थे जिन्होंने उसके बाद भी जारी रखी? वहावी मूवमेंट चला था, मैंने बताया ना, 1857 के बाद तक ये चीज़ें चलती रही, तो अपनी गतिविधियां जारी रखी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके अलावा हु टुक द चार्जेस ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 में जब हुआ था, तो किसने वो चार्ज संभाल लिया था? बख्त खान। किस ब्रिटिश नीति ने भारत में पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाधित किया? वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन किया था, जिसकी वजह से जो ग्रामीण, आज भी देखो ना यार, देखो ना आप, किसान इतनी मेहनत करता है आज भी, लेकिन उसे वो और गरीब होता जा रहा है, बल्कि सबको खिला रहा है, सबको अन्न खिला रहा है, फिर भी गरीब होता जा रहा है। तो पॉलिसीज हैं जिसके कारण चीजें हो रही। बैरकपुर म्यूनिटी टुक प्लेस विच ईयर? किस वर्ष में हुआ था? 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह। झांसी से भगाने के बाद किस नेता ने रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया? तात्या टोपे। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई हैं, और जो भी लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और ये तो ट्रैकिंग सीट है मैथ्स की, और इसी तरीके से आपको सोशल साइंस की भी कंप्लीट ट्रैकिंग सीट आपको, ये तो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है, तो आज हमारे साथ में जुड़ सकते हो। और आज हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सोशल साइंस का, और आई होप कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई होंगी। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, आप बिल्कुल, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें आप क्या करते हो, आपको सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है, वीकली टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरेंस की चीज़ें आपको बताई जाती है, डेली टास्क आपको दिए जाते हैं, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंक की पोजीशंस भी डिफाइड होती है। आई होप कि सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. Thank you so much.